हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्त्या क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग आज मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूँ। आज हम लोग का क्लास टेस्ट संख्या 7। इससे पहले हम लोग ने 6 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। आप जाइए प्ले लिस्ट में देखिए दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे उसे स्क्रीनशॉट लगा के अपने मोबाइल में रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न आने वाले, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का आपका पहला प्रश्न क्या रहेगा। लेकिन प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर वीडियो के वाकई दोस्तों इस वीडियो में आपका कटअप बनेगा। क्या बनेगा कटअप, ये आप देखिएगा। कटअप दोस्तों हम लोग जनरल का बनाते हैं, ओबीसी का बनाते हैं, ईडब्ल्यूएस और साथ ही दोस्तों इसमें हम ईबीएस ईबीसी को साथ रखते हैं और अन्य का। और मैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन, ये तबाही क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, तबाही क्वेश्चन है, मतलब कि उसका अगर जवाब दे रहे हैं तो आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त हो रखा है। तो फिर भी मैं दोस्तों आपके लिए कटअप में रखा हूँ 18, 17, 16 और 15। अगर दोस्तों आप 18 प्रश्न से ऊपर सॉल्व कर रहे हैं तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर आपका नंबर 18 से ज़्यादा आ रहा है तो आपकी तैयारी वाकई में बहुत अच्छी हो गई है। आप कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप अपना स्कोर प्लीज़ जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे पता चलेगा कि कितने स्कोर आप कर पाए हैं। चलिए दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र, काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र किसे मिलता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसे मिलता है। तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, ए या बी या सी या डी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ। वास्तव में दोस्तों ये होता है एनिलिडा। क्या होता है दोस्तों, एनिलिडा ग्रुप में, एनिलिडा ग्रुप, एनिलिडा ग्रुप, या आपको मोलास्का भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका खुला परिसंचरण तंत्र मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि एनिलिडा संघ में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। अभी दोस्त अगला क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, अभी हमें रुकना है। आपको ये भी याद करना है कि एनिलिडा वर्ग का कभी कभी आपसे एग्जाम्पल भी पूछ देगा, तो आप चीज़ों को ऐसे भी याद कर सकते हो कि एनिलिडा के एग्जाम्पल में आप केचो भी लगा सकते हो और जोक भी। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं एक प्रश्न से। ध्यान रखोगे कि खुला परिसंचरण तंत्र किसे मिलता है, तो एनिलिडा ग्रुप में। इसका उदाहरण कौन कौन सा है, तो केचुआ, जोग, केचुआ, जोग। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का कौन सा उदाहरण है, बताइएगा दोस्तों। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण इनमें से कौन है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये जितनी भी आज का क्वेश्चन होगा दोस्तों उसमें से 15 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का रहेगा और 10 क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो आपके लिए एक्सपेक्टेड मेरे द्वारा बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप दीजिएगा कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बेकेलाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेकेलाइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जितने भी आपको दिख रहा है ये सब क्या है, आपको प्लास्टिक है, प्लास्टिक। तो कौन सा प्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक। ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपको पीवीसी, पॉलीथीन, नायलॉन सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल भी याद कीजिएगा और साथ ही साथ इन प्रश्नों का जो सोल्यूशन है उसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या 3 पे। एक और इंजन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर किस पे, ये जो दोस्तों आपका रॉकेट वगैरह जो चलता है उसका इंजन, वो किस सिद्धांत पे काम करता है। आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है कि इंजन जो होता है रॉकेट वगैरह का, हवाई जहाज का, वो किसके सिद्धांत पे काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका रेखीय संवेग पे काम करता है। किस पे, रेखीय संवेग पे काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया। ग्रहों की गति, किसका, ग्रहों की गति दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केपलर भाई साहब। क्या हो जाएगा, केपलर भाई साहब। आगे अभी नहीं बढ़ोगे, ये महत्वपूर्ण ऑप्शन है जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। कोपरनिकस, ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या हो दोस्तों, हेलियोसेंट्रिक, ये थ्योरी दोस्तों क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा कि शुरुआती दौर में दोस्तों पृथ्वी को क्या माना गया था, अंतरिक्ष का केंद्र माना गया था। पृथ्वी को, जो हमारा ग्रह है, इससे क्या माना गया था, केंद्र माना गया। लेकिन दोस्तों वो गलत था, वो थ्योरी गलत था। बाद में चल के
कोपरनिकस हेलियोसेंट्रिक मतलब कि केंद्र में कौन है, तो सूरज है। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, तो सूरज है। तो दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सूरज को केंद्र मान के एक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो कोपरनिकस के द्वारा दिया गया, जिसका नाम दोस्तों हेलियोसेंट्रिक है। दोस्तों एक थ्योरी जो कि जियोसेंट्री ये किसका है, तो टॉलमी का। इसमें दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी को केंद्र माना गया, पृथ्वी को। तो दोनों थ्योरी आपके पेपर में आते हैं, दोनों आप याद रखोगे, हेलियो और जियो, हेलियो और जियो। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे गैलीलियो का नाम किस में था दोस्तों, तो जरूरत तक का नियम। जरूरत तक का नियम कौन दिया था, तो गैलीलियो साहब, जरत्वा का नियम। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है आपके एग्जाम में जो आते हैं मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, किससे होता है। हर दिन आपके लिए दोस्तों बीमारी से एक प्रश्न बन के आते हैं, तो आप अच्छे से दोस्तों अगले टेस्ट में जितने बीमारी आप तैयार रखोगे, क्योंकि हर दिन एक नंबर आपको साइंस में बढ़ाना है। क्या करना है, हर दिन आपको एक नंबर बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों। तो कुष्ठ रोग किस होता है, जीवाणु से होता है। किस होता है, जीवाणु से दोस्तों होता है। इससे पहले दोस्तों हम लोग ने कवक के बारे में अध्ययन किया है, विषाणु के बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण बीमारी होते हैं मैंने आपका अध्ययन कर दिया है पिछले वीडियो में। हर दिन दोस्तों मैं एक एक जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ को उठाता हूं और आपका क्या करता हूं, रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि नंबर बनाना हम लोग का परम लक्ष्य है। मतलब 22 नंबर हम लोग को लाना है। ठीक है दोस्तों। 25 में कितना, 25 में 22 लाने का लक्ष्य है। आपको दोस्तों इसमें हेल्प करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे, आम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आम्ल वर्षा किससे होता है, अम्ल वर्षा किससे होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 दोस्तों ध्यान रखिएगा। SO2 क्या है, तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों आगे नहीं बढ़ना है, समझिएगा। अगर दोस्तों कहीं पे सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण ज़्यादा है तो कैसे पता चलेगा, तो लाइकेन का प्रयोग दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सर्वाधिक किया जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त कौन होता है दोस्तों, तो लाइकेन होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आसपास में अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रदूषण हो रखा है तो वहाँ पे लाइकेन की उत्पत्ति ना होती है। इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन है कि जीन द्वारा नियंत्रित होता है। जीन द्वारा क्या नियंत्रित होता है दोस्तों, आपको पता है कि आपका लक्षण, आपके पिताजी का लक्षण दोनों समान है, आपका मम्मी का लक्षण आप में आ गया है, तो वो किसके द्वारा आता है, तो जीन के द्वारा दोस्तों। क्या आता है, जीन के द्वारा, मतलब कि वो अनुवांशिकता चल रहा है। क्या चल रहा है, अनुवांशिकता। जबकि दोस्तों ये क्या बोल रहा है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं, ये काम किसका है, राइबोसोम का काम है। प्रोटीन का संश्लेषण किसका काम है, तो राइबोसोम का काम है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। आप आगे भी देख सकते हैं दोस्तों कि प्रोटीन संश्लेषण ना कि अनुवांशिकता, यही आपका गलत हो गया। जीन का काम है अनुवांशिकता करना, अनुवांशिकता का नियंत्रण करना। किसका काम है, जीन का। जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया, जोहानसेन के द्वारा। किसके द्वारा, जोहानसेन के द्वारा। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। अब दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है, तो राइबोसोम में होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। वायुमंडलीय प्रदूषक दोस्तों कौन है, इनमें से आपको बताना है। नाइट्रोजन है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड है क्या, ऑक्सीजन, इनमें से कौन है दोस्तों, आपका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, वायुमंडलीय प्रदूषक है। क्या है, वायुमंडलीय प्रदूषक। जबकि दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक मुख्यतः किसका है, तो ग्रीन हाउस गैस में किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। जबकि दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, आपका वायुमंडलीय प्रदूषक। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपका क्या है, 9 नंबर कि 670 हड्डियां में जमा हुआ मुख्य खनिज तत्व क्या होता है दोस्तों। हड्डियों का मुख्य खनिज तत्व क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो राइट इसे क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी, इसे आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन 10, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। द्रव्य, ठोस, गैस।
बैलेंस में रहे। क्या रहे? बैलेंस में, बोले तो संतुलन में रहे। वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी पदार्थ आपका बैलेंस रहे तीनों अवस्था में, चाहे अवस्था वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस है। दोस्तों यही पूछा जा रहा है कि जल का त्रिगुणात्मक बिंदु कौन सा होगा। के देखिएगा 276, 273, ये नहीं होगा, क्षेत्र ये फ़ारेनहाइट नहीं होगा, सेल्सियस नहीं, हाँ केल्विन का ध्यान रखिएगा। 273.16 केल्विन क्या होता है दोस्तों? जल ठोस भी रहता है, द्रव भी रहता है और गैस रूप में रहता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे, ठीक है दोस्तों। आप त्रिगुणात्मक बिंदु को समझ गए हैं, उसके बाद इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। एगार किससे प्राप्त होता है? कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार एसएससी का कई बार पूछा गया है कि एगार किससे प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, विकेट गिर गया, शैवाल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वो क्या है? शैवाल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणु में नहीं होती है? हमेशा की तरह हर एग्जाम में, हर टेस्ट में, हर सीरीज में मैं देता हूँ नहीं वाला प्रश्न, क्योंकि दोस्तों आपको मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ कि एग्जाम में नहीं वाले प्रश्न पे आपका प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। क्या प्रैक्टिस होना चाहिए किस प्रश्न पे? तो नहीं वाले प्रश्न पे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि जीवाणु में कौन सी रचना नहीं होती है। जीवाणु दोस्तों ये क्या आपका जीवाणु हो गया, जो बाहरी पार्ट है दोस्तों, क्या है इसका बाहरी पार्ट, ये क्या होता है? ये कोशिका भित्ति की बनी होती है। क्या होता है? कोशिका भित्ति की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति होगा, कोशिका द्रव्य दोस्तों। जब कोशिका, जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है? टोटल क्या है? ये कोशिका है। और कोशिका के अंदर में दोस्तों क्या होता है? कोशिका के अंदर में ये जो क्या है? ये सब द्रव्य है। ये सब क्या है? कोशिका द्रव्य है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको? ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर जीवाणु एक कोशिकीय जीव है तो उसके अंदर में दोस्तों कोशिका द्रव्य होगा, अवश्य होता है। जितने भी आपका कोशिका होता है उसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। उसी में दोस्तों क्या होता है? कोशिकांग, कोशिका का अंग होता है, जैसे कि राइबोसोम हो गया, डीएनए हो गया, सब क्या होता है? सब कोशिका द्रव्य में रहता है। ध्यान रखिएगा कि जीवाणु में कौन सा नहीं होगा? कोशिका भित्ति। आपको दिख रहा है कि हरा रंग का कोशिका भित्ति है, बिल्कुल ठीक है। आपको फिर बताना है कि ये जो कोशिका द्रव्य होगा, बिल्कुल होगा। डीएनए दोस्तों को पता है क्या होता है? डीएनए नाम का एक पदार्थ इसमें होता है, एग्जाम में आता है दोस्तों कि क्या जीवाणु में डीएनए पाया जाता है? आप बोलोगे नहीं 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 नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें क्या होगा? डीएनए तो होगा लेकिन एकल वाला होगा। क्या होगा? एकल वाला। इसको पीला कर देंगे। क्या कर देंगे? पीला। एकल वाला होगा जो कि एकल गुणसूत्र के रूप में काम करता है। तो इसका राइट क्या जाएगा आपका? अंतःप्रदवी जालिका जाता है। क्या जाएगा आंसर? अंतःप्रदवी जालिका। जीवाणु में आपका कोशिका भित्ति होगा, कोशिका द्रव्य होगा, डीएनए एक रूप में रहेगा, ठीक है, सिंगल ग्रुप में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जाता है 13 आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है। दोस्तों पता है कि वर्तमान में जो चल रहा है आपका पीरियोडिक टेबल, वो किस पे आधारित है, जबकि उससे पहले किस पे आधारित था। दोनों को संबंध है। अब वर्तमान वाला क्या है, अब भूतकाल वाला जो इससे पहले था वो किस पे है आधारित। ध्यान रखिएगा कि अभी वाला परमाणु क्रमांक पे है, जो कि किसका है? ये मोसले का है, मोसले का है। और बाकी दोस्तों जो न्यूलैंड्स का था, ये आपका न्यूलैंड्स हो गया। उसके ऊपर क्या था? डोबेराइनर। उसके बाद क्या था आपका? मेंडलीव साहब का। मेंडलीव हो गया, न्यूलैंड हो गया, डोबेराइनर हो गया दोस्तों। ये सब किस पे था? ये सब तीनों क्या था दोस्तों? परमाणु भार पे। क्या था? परमाणु भार पे था आधारित। ध्यान रखिएगा। और भी ध्यान रखिएगा कि जो वर्तमान वाला है वो परमाणु क्रमांक पे था, लेकिन इससे पहले जिन्होंने थ्योरी दिया था पीटी का, मतलब कि पीरियोडिक टेबल का, सब था परमाणु भार पे बेस्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 14 पे। समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है, कौन सा विधि से? ध्यान रखिए, शुद्ध पानी, समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त करना है, तो इनमें से कौन सा विधि आप अप्लाई करोगे? तीनों करोगे ना? हाँ, तीनों करना पड़ेगा। वाष्पीकरण, आसवन, शोधन, तीनों याद रखोगे कि समुद्र के जल से
पानी को शुद्ध करना है। क्या करना है? पानी को शुद्ध करना है। तो वाष्पीकरण भी कर सकते हो, आसवन भी कर सकते हो, और लास्ट में क्या है? शोधन विधि भी चलता है। तीनों याद रखोगे ना? हाँ, याद रखना, पेपर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 15 पे, कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे के 760 मिलीमीटर। दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ? ये जो डिग्री है यहाँ पे आपको क्या दे देगा? फ़ारेनहाइट दे देगा या केल्विन दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मिलीमीटर या मिलीग्राम दे देगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑलवेज ये डाटा के साथ साथ ये जो है ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसी आप अच्छे से ध्यान दोगे, क्योंकि इसी में मिस्टेक करता है। ठीक है, एग्जामिनर आपको यहीं पे खेल जाएगा, गेम खेला कर देगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे के 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगने वाला दाब को क्या कहते हैं? तो एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब, इसे आप ध्यान रखोगे बाबू। मेरे भाई क्वेश्चन 16 है कि रुधिर का कौन सा घटक, रुधिर का कौन सा घटक दोस्तों रुधिर में सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों आपको पता है इसमें से ये आपको क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये क्या होता है? रुधिराणु होता है। क्या होता है? रुधिराणु होता है। तो ये आपका क्या होता है? 60% भाग। ये क्या होता है? 40% भाग। आपसे पूछता है रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत कितना है? तो 55 से 60%। क्या होता है? 55 से 60%। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि रक्त का 2 पार्ट है, तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा 60% भाग होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? जल का प्रतिशत दोस्तों, तो आपका इस जगह 90। तो रक्त का 55% कितना कौन होगा? 55 से लेकर 60% कौन होगा दोस्तों? तो प्लाज्मा होगा। और प्लाज्मा का 90% का होता है तो जल होता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखोगे, दोनों क्वेश्चन बनती चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे, कि मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है? दोस्तों आपको पता है हर दिन ये क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इससे आपका इंसुलिन भी निकलता है, इससे आपका ट्रिप्सिन एंजाइम भी निकलता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। ट्रिप्सिन क्या है? आपका एंजाइम है। तो मिक्स ग्लैंड का नाम बताइए कि सबसे वाला मिक्स ग्लैंड कौन है? सबसे बड़ा मिक्स ग्लैंड कौन है दोस्तों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज बोलते हो। 3 हार्मोन निकलता है, 3 हार्मोन निकलता है, और दोस्तों 3 आपका हार्मोन आपका एंजाइम निकलता है। आज मैं चर्चा नहीं करूंगा, पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने इसका चर्चा किया है, ध्यान रखिएगा। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों। पीयूष सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। लार ग्रंथि से 3 जोड़ी मुख्यतः एंजाइम निकलते हैं, उसमें से दोस्तों आपको टाइलिन याद करना है। टाइलिन जो शर्करा को तोड़ता है। लास्ट क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? हानिकारक जीवाणु को मारने वाला कौन है दोस्तों? तो लार ग्रंथि का कौन सा एंजाइम है जो हानिकारक जीवाणु को मारता है? तो लाइसोजाइम। टाइलिन शर्करा को तोड़ता है। क्या किसको? तो शर्करा को तोड़ता है। दोस्तों अग्नाशय के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि आज लार ग्रंथि है इसलिए मैं इसके बारे में बता दिया। चलते अगला क्वेश्चन पे। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है दोस्तों? तो एंटीबैक्टीरिया। एंटीबैक्टीरिया वाला सुई ले लो या मेडिसिन ले लो, तो एंटीबायोटिक, इसे आप ध्यान रखोगे। एंटीबायोटिक आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं। निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पे क्रायोजेनिक, क्या हो जाएगा? क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन आप फिर सोच लोगे हाँ जी ये तो होता है निम्न तापी। क्रायोजेनिक का मतलब होता है निम्न होता है। क्या होता है? निम्न। क्रायोजेनिक निम्न होता है। तो निम्न तापमापी यंत्र में किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, आपको ये ध्यान रखना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपको ये ढूंढना है, ठीक है, ऑप्शन में से। तो द्रव क्लोरीन नहीं होगा। ऑक्सीजन अक्सर ऑक्सीकारक एवं हाइड्रोजन बिल्कुल ठीक है, इसको रखेंगे। फ्लोरीन नहीं होगा, सल्फर नहीं होता है। तो जब भी दोस्तों बात आ जाए क्रायोजेनिक का, तो दोस्तों उसमें द्रव ग्रुप में ऑक्सीजन और द्रव ग्रुप में किसको? हाइड्रोजन को रखते हैं। ध्यान रखिएगा हम लोग का जो इसरो GSLV छोड़ता है, GSLV, तो क्रायोजेनिक इंजन दोस्तों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाए। कैसा ऑक्सीजन होना चाहिए, कैसा हाइड्रोजन होना चाहिए दोस्तों? द्रव ऑक्सीजन होना चाहिए और द्रव हाइड्रोजन होना चाहिए। इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। जब तक द्रव नहीं तब तक वो क्रायोजेनिक नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं हम लोग।
यदि एक पेंडुलम का फॉर्मूला सबसे पहले ध्यान रखना कि टी बराबर क्या होता है 2 पाई रूट अंडर एल जी होता है, रूट अंडर एल एम जी होता है। एग्जाम में कभी कभी आपका पेंडुलम का फॉर्मूला ही पूछ देगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल जी, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल जी, ये क्या होता है पेंडुलम का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी का समय क्या होगा, घड़ी का समय क्या होगा, घड़ी क्या हो जाएगी, घड़ी तेज या सुस्त हो जाएगी। दोस्तों पता है आपको कि पृथ्वी पर जी का मान चंद्रमा से, ये आपका पृथ्वी हो गया, जी का मान दोस्तों क्या होता है चंद्रमा से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि अगर वस्तु चंद्रमा पर जा रहा है तो जी का मान क्या हो रहा है दोस्तों कम हो रहा है, तो टाइम पीरियड क्या हो ज़्यादा हो रहा है, आवर्त काल दोस्तों आपका ज़्यादा हो रहा है, तो घड़ी क्या हो जाएगी, घड़ी सुस्त हो जाएगी, घड़ी सुस्त हो जाएगी। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे मेरे भाई। क्वेश्चन है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम, दोस्तों बहुत ज़्यादा तापक्रम को मापने वाला यंत्र कौन है, बहुत ज़्यादा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में यंत्र से क्वेश्चन, डायमेंशन से, इकाई से, यूनिट से प्रश्न बनते हैं, सदिश राशि, अदिश राशि से प्रश्न बनते हैं। आपको ये सब चीज़ें टॉपिक को फिजिक्स में है तो याद करना पड़ेगा। ये प्रॉपर स्टैटिक्स है, कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको ये याद करनी पड़ेगी। याद करो, डेली आ रहा है, आते रहेगा, पेपर में भी आता है, प्रैक्टिशन में भी आएगा, हर चीज़ को मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगा। आप करोगे आपको 22 में 22 मिलेगा, 25 में 22 पक्का मिलेगा। दोस्तों देखिए क्या है, अत्यधिक तापक्रम वाला कौन सा यंत्र है, आप देखिए पैरोमीटर क्या है दोस्तों, आपका क्या है पैरोमीटर क्या करता है, अत्यधिक तापक्रम को मापने वाले यंत्र कौन है दोस्तों, का पैरोमीटर होगा भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, गति का अध्ययन क्या कहलाता है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो देखिएगा काइनेमेटिक्स क्या कहता है दोस्तों, तो गति का अध्ययन, काइनेमेटिक्स क्या दोस्तों, तो काइनेमेटिक्स क्या कहता है, तो गति का अध्ययन कहलाता है। आप भूल के मैकेनिक्स मत मानना, मैकेनिक्स नहीं दोस्तों, क्या होता है बल, कोई वस्तु में बल लगाते हैं तो उसमें जो विस्थापन होता है, उसमें जो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन मतलब क्या हो गया, जगह बदल लिया, तो उसका अध्ययन क्या है किसी में, मैकेनिक्स में। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स होता है, क्या होता है काइनेमेटिक्स होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अब आपका क्या है 23, अल्कोहलिक समूह में कितनी, अल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी है, अल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी है, तो 6। अल्कोहलिक समूह संख्या आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओ माय गॉड, ये ऑप्शन मेरा टाइपिस्ट साहब लिखे हैं कि ए के बाद सी के बाद बी के बाद डी, इनके यहाँ अल्फाबेटिकल इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान नहीं लिखना है, ये चरवाहा स्कूल से पढ़ के आए हैं, चरवाहा से पढ़ के हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 4 होता है, अल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी होती है, चरवाहा वाले बच्चे 4 होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रोटीन ऊर्जा, अब थोड़ा सा कुछ बोलने दीजिए, बीमारी है बोलने का। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा से बाबू कौन सी बीमारी होती है, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से शरीर में मरासमस होता है, क्या होता है मरासमस, ये विटामिन डी की कमी से होता है। B1 से बेरी होता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, B1 से बेरी होता है। बाल क्षय क्या होता है, मरासमस, ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन का कमी हो रहा है तो आप में मरासमस हो जाएगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। क्वेश्चन 25 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। दोस्तों जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो उससे पहले दोस्तों अगर आप 25% तक पहुंच गए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा आपका एफर्ट कितना है, और वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। देखिएगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। अगर सामने में कैमरा नहीं होगा तो कौची से कीजिएगा वीडियो रिकॉर्डिंग बात है ना, ध्यान रखिएगा 25 का ऑप्शन बी जाएगा। इस तरीके से आज का हम लोग का 25% कंप्लीट होता है। प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेट में।